Hi Deepika, good to see you and good to be getting autographs now. You're so good on television. Who, me? Yeah, I'm so happy that people like you. So happy. He just gives it back. You watch him on YouTube. No, there are some very good. I wanted to read my JP book. I invited you to all my events. I was taking your number, but you probably didn't. Tiny me and you have the right number also. Tiny Alankrita. टाइनी लिखी इसमें नहीं टाइनी मत लिखिए जस्ट अलंकृता जो भी लिखना है इट्स ऑलराइट इट्स जस्ट फॉर दिस अलंकृता लिखी मैं इनको यही बोल रही थी ये भी जब इतना बोलते हैं she was very keen to come and get away. She said I come and catch up with her, so I said don't worry, I'm there and आपकी वो किताब मैंने खरीद ली तब मुझे पता चला कि किताब से मुझे फ्री में नहीं मिला। ले लीजिए हम तो बेतिया में ही मंगाते हैं और 50 साल के बाद 50 साल के बाद मिल रहे हैं वन पीस आप देखे हैं बोलना नहीं बोला नहीं अभी तो कर रहे थे बाद में ले लीजिए वीडियो आप जो फोटो देंगे लेवे ट्रिप्स पे लेने आखिरी मौका दिया गया है अरे वाह या गेट इट स्टार्टेड कृपया अंदर आ जाएं। हम 2 मिनट में ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं माधोपुर का घर के लेखक श्री त्रिपुरारी शरण जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए। हिंदी कविता की माथा जिसे हम कह सकते हैं, साहित्य का माथा जिसे कह सकते हैं, अनामिका जी से आग्रह है कृपया मंच पर आए। हमारा सौभाग्य कि आप उपस्थित हैं। वंदना राव जी को मैं साहित्य का हलचल कहता हूँ, तो उस हलचल से आग्रह है कृपया मंच पे आए। इसके अलावा एक और वक्ता हैं जो फिलहाल मंच संचालन कर रहे हैं, प्रवीण कुमार। आप सबका प्रवीण कुमार की ओर से नमस्कार, स्वागत। सुरेंद्र जी से आग्रह है कि कृपया हमारे अतिथियों को वंदना नाथ जी को मुझे माधोपुर का घर एक शिक्षक की तरह मैंने इसको देखा है कि विद्यार्थियों को मैं अगर पढ़ने के लिए कहूँ तो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे संक्षेप में मैं विचार करूँ तो सामने आए। मैं लोक साहित्य पढ़ा रहा हूँ आजकल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उदाहरण है कि सीधी रेखा खींचना बहुत टेढ़ा काम है। उपन्यास लिखना वो भी सहज भाषा में ये सच में बहुत टेढ़ा काम है। तो उपन्यास लेखन के लिए सबसे पहले लेखक को बधाई। और मित्रों, मैं ज्यादा समय ना लेकर 3 बिंदुओं पे केवल बात करूंगा और शायद इस उपन्यास पे उसके शिल्प को लेकर पहली बार कोई बातचीत होने जा रही है मेरे ओर से। उपन्यास के को 3 बिंदुओं में मैंने बांटा है, शिल्प,
स्मृति और विस्थापन। शिल्प में सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि यहाँ कथावाचक एक श्वान है लोरा, और थोड़ी सी परंपरा पे ध्यान दें तो सुख सुखी संवाद हमारे परंपरा में हमेशा से रहे हैं। अब पद्मावत में तो हीरामन तोता है जो बातचीत करता है, या रामचरितमानस में काकभुसुंडी है। ये परंपरा आधुनिक हिंदी साहित्य में धीरे धीरे करके गायब हो गई। तो परंपरा से जुड़ने का काम भी शिल्प के स्तर पे माधोपुर का घर ने किया है कि इसमें श्वान ने अपनी बातचीत कही है। हमारे एक मित्र हैं प्रकाश के रे, उन्होंने कुछ दिन पहले ओरान पामुक का एक स्टेटमेंट लगाया था, डॉग्स डू स्पीक बट ओनली टू दोज हु नो हाउ टू लिसन। बहुत संवेदनशील व्यक्ति उस इलाके में जाता है जहां वो चेतना को व्यक्त कराता है जीव के माध्यम से। आप देखिएंगे कि भारतीय परंपरा में भी जो सुख सुखी संवाद है, हीरामन तोता है पद्मावत में, या फिर रामचरितमानस में काकभुसुंडी है, वो चेतना के भी प्रतिनिधि हैं। पहली बार हुआ है कि कथावाचक ना वहां अति कथन के शिकार हुए हैं और ना इस उपन्यास में लोरा आपको लगेगा कि अति कथन में जा रहा है। ये जादुई यथार्थवाद के बाद एक बड़ी हिंदी में परिघटना हुई है कि लेखक आगे आगे बोलता है और कथा पीछे छूट जाती है। फिर लेखक को याद आता है कि अरे मैं तो कथा भी कह रहा हूँ, फिर वो पीछे जाता है और कथा को लेके आता है। ये जो अति कथन है जो इधर उपन्यासों में देखने को मिला है, उससे बिल्कुल अलग सहज रूप से ये गति पाती है। ये शिल्प के स्तर पे मैं कह रहा हूँ। दूसरा ये है कि पहली बार ये हिंदी में हुआ है उपन्यासों के संदर्भ में, जहां कथावाचक जो है वो हस्तक्षेप करता है। बाकी रचनाओं में आप देखेंगे उस तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है। पृष्ठ संख्या 219 में 2 पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ूंगा। जिस लोरा को घर में लाने के कारण तुमने पिताजी से बातचीत बंद कर दी थी, वही लोरा आज ना होती तो क्या पिताजी की जान बच पाती? दीपू ने बड़े पुरुष स्वर में अपनी माँ से पूछा। ये कथावाचक का हस्तक्षेप भी है उपन्यास के कंटेंट में। अगर आप शिल्प की दृष्टि से इसे देखें तो एक बड़ी परिघटना सामने आती है। दूसरी चीज है जो मैं, एक थिंकर हैं रोडनी हिल्टन, उनके संपादन में एक किताब आई थी, वो सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर जो प्रस्थान है उसको लेकर, वो अभी हिंदी में भी उपलब्ध है ग्रंथ शिल्पी से। मैं जो कहना चाह रहा था कि इसमें 3 पीढ़ियों की कथा है। लैंड सेटलमेंट है, आज़ादी है, आपातकाल है, ग्लोबलाइजेशन के बाद की दुनिया है। इस पूरी प्रक्रिया में सामंतवाद अपने आप में बुरी चीज थी, लेकिन सामंतवाद के नाम पे जिन चीजों को हमने उखड़ते हुए देखा वो है परिवार, उसके विरोध के स्वर में। आप याद करें छायावाद का एक दौर था जिसमें ये माना जाता था कि व्यक्ति जो है समाज से खुद को अलग कर रहा है, दूसरी तरह की सामाजिकता की निर्मित कर रहा है, या शेखर एक जीवनी में एक नया व्यक्तित्व सामने आ रहा है। इस उपन्यास में उस समस्या को बहुत घनीभूत होते देखते हैं जहां व्यक्ति अकेला तो हो गया है लेकिन वो अपने एकांत को पीड़ा की तरह झेल रहा है। हमने एकांत को एक समय में चुना था उत्साह के साथ, अब वो नितांत बीमारी का रूप ले रहा है। आप देखेंगे कि जहां जहां स्मृतियां सघन हैं वो इसलिए हैं कि परिवार टूट गए हैं, व्यक्ति अकेला पड़ गया है। स्मृतियों की ये सघनता वहां है जहां परिवार टूट रहे हैं और एकल हो रहे हैं।
ये तीसरी चीज है कि लोक परंपराओं का जो टूटन हुआ है पिछले 70-80 वर्षों में या 100 वर्षों में, उसका एक दस्तावेज है ये उपन्यास। गायकी को देख ले, करुणा, विचार, इमोशन, संबंध, इस पे गायकी होती थी। स्वान होते थे, रामायण होते थे, नट आते थे, कथा गाते हुए कुछ चीजें भी बताते थे और कर्तव्य भी करते थे। ये सारा नष्ट हो गया मॉडर्निटी के नाम पे, और वो सब स्टेट के संरक्षण में अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेट संभाले। जो पहले दुनिया समाज संभालता था, लोक लेखकों को, लोक नर्तकों को, लोक गायकों को, अब वो स्टेट के हिस्से चला गया कि इसे स्टेट संभाले। हमने अपनी जिम्मेवारी से पीछे खींच लिया। वो धीमी मौत में कैसे गए, उसकी भी कथा है इस उपन्यास में। ऐसा अक्सर होता है कि इतिहास लेखन में हम साम्राज्यों पर ज्यादा बात करते हैं, लेकिन नई इतिहास दृष्टि जो है अब परिवारों को भी कोट कर रही है। और इस उपन्यास में आपको कम से कम 125 साल का एक बहुत साधारण इतिहास जो है परिवार के स्तर पर जो घटित होता दिखता है, उसे आप खोज सकते हैं। और सोशल साइंस के बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो आप उस उपन्यास में ढूंढ लेंगे। और निजता पे मैं बात कर चुका हूं। स्मृति पे थोड़ी सी बातचीत जरूरी है अभी भी। परिवार के टूटन का एक उत्सव भी मनाया गया था हिंदी साहित्य में। इस दिशा से उस दिशा तक टूटने का सुख, छूटने का सुख, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे, तीर की तरह बढ़ेंगे, इसलिए उन सीढ़ियों के टूटने का सुख, छूटने का सुख। मतलब नई कविता धारा में ये चीज आई थी। हम फिर वापस आ रहे हैं। उस टूटन ने, परिवार का टूटना इतना आसान नहीं है, खासकर ज्वाइंट फैमिली का। ये तालाबंदी गांव में जो होती है उसका शोक गीत है ये उपन्यास, जिसको बहुत धीमी प्रार्थना के रूप में आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो इस उपन्यास में जो विस्थापन है, अंतिम पॉइंट जो मेरा, उसके कई समाजशास्त्रीय, राजनीतिक और सभ्यतागत कारण हैं। उन कारणों की तलाश आप इस उपन्यास में कर सकते हैं। उसके लिए किसी मोटे समाजशास्त्रीय ग्रंथ को पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मुझे इतना ही कहना था, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत आभार। समय के अंदर मैंने बोला, इसलिए मैं आग्रह ही करूंगा कि इसके बाद के वक्ता वंदना राज जी से आग्रह है कृपया मंच पे आएं और इस उपन्यास पर कुछ रागात्मक प्रकाश डालें। शुक्रिया। को हम हीरो, हीरोइन या इस तरह से कास्ट करते हैं किरदार के रूप में अपने कहन में, चाहे सिनेमा में, तो हम उन्हें एक मानवीय गुणों से भर देते हैं। और वो मैसेज जो जाता है, जिस तरह से वो कैरेक्टर्स बिहेव करते हैं, वो मैसेज बेसिकली हम सबके लिए होता है, ह्यूमंस के लिए होता है कि आप जो कर रहे हैं उसे अगर कोई पर्यवेक्षक देखेगा तो वो किस तरह से महसूस करेगा। वो आपको जज भी करेगा, वो आपकी भाषा बोलेगा और आपके सारे अच्छे बुरे गुणों को अपने अंदर आत्मसात करके आपकी जो जिंदगी चल रही है उस पर कॉमेंट्री करता है। वही चीज, ये एक बहुत अच्छी तकनीक है। कई बार जब हम बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं और हमें टूल्स की आवश्यकता होती है, तो हम एक दो चीजें करते हैं। हम किरदार रचते हैं जो हमसे जुदा लगे, और दूसरा हम एक नई तरह की भाषा रचते हैं जो आम बोलचाल की जरूर हो
पर उसमें छिपे हुए मायने होते हैं। यह उपन्यास इसीलिए एक मारक क्षमता वाला उपन्यास भी मुझे लगता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा धीमे धीमे आप 1800 से शुरू करते हैं, 150 साल की पूरी इसमें इतिहास की वानगी है और राजनीति की वानगी है। तो आप जब इसका रीड कोई बहुत फास्ट रीड इसलिए है कि भाषा बहुत सहज और सरल है, लेकिन ये धीमे धीमे चलता है, अपने आप को उद्घाटित करता है। मैंने जिस भाषा की बात की उस भाषा में वो ऐसा नहीं है कि त्रिपुरारी जी बहुत सारे शब्दों को, नए शब्दों को रचते हैं या बहुत सारी ऐसे फारसी से, संस्कृत से, अंग्रेजी से शब्द निकाल कर लाते हैं और उसमें मायने भरते हैं जिससे ये ना लगे कि ये हमारी बोलचाल की भाषा नहीं, वो आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत छिपे हुए ढंग से एक राजनीतिक प्रक्रिया और एक समाजशास्त्रीय प्रक्रिया जो शुरू होती है उपन्यास के प्रारंभ में, उसके बारे में कमेंट्री करते चलते हैं। यहाँ एक किरदार जरूर लोरा है जो एक कुत्ता है, लेकिन शी डॉग है, लेकिन साथ साथ आख्यान में दादी की भी डायरी का इस्तेमाल किया गया है। तो पैरेलल स्टोरीज चलती हैं, एक ह्यूमन वॉइस है और एक एनिमल वॉइस है, पर दोनों में फर्क करना मुश्किल है। हम ये भी देखते हैं कि चूंकि इन्हें खुद भी बहुत निजी जीवन में जानवरों से बहुत प्यार है, तो जब ये रचते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो वॉइसेस हैं, जो एनिमल वॉइसेस हैं, डॉग्स की वॉइसेस हैं, या गायों के बारे में बाबा जिनको पालते हैं उसके बारे में जो उनके इमोशंस हैं, उसको ये बखूबी दर्ज करते हैं। अब जिसका साबका नहीं रहा हो ऐसे वातावरण से या ऐसे जानवरों से, परिंदों से, वो जब इस चीज को लिखेगा तो वो बहुत ही इन्होंने एक शब्द यूज किया था, मैजिकल रियलिज्म, उसका प्रयोग करेगा। यहाँ पर ऐसा कोई प्रयास नहीं होता है। यहाँ पर साथ साथ जिस पर्यावरण को बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसे समझ में आता है कि निजी जीवन में बहुत घरेलू ढंग से भी हम अपना एक पर्यावरण रचते हैं जहाँ प्रकृति है, जानवर हैं और हम लोग हैं, और सभी के सहमेल से परिवार बनते हैं। और परिवार में भी जो पशु परिंदे हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली है, जिसके बारे में प्रवीण ने हिंट किया कि कैसे हम जब जमींदारी व्यवस्था की परमानेंट सेटलमेंट की इसमें बात है 1800s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70, हाँ समवेयर अराउंड दैट टाइम, और उस समय परमानेंट सेटलमेंट होता है और कैसे गांव की दशा दिशा बिल्कुल बदल जाती है। सडनली एक दो किरदार हैं इसमें, बहोरन पांडे एंड बख्तावर, हाँ, तो वो लोगों के पास अचानक बहुत सारी अंग्रेज जमींदारी दे देते हैं। तो जैसे क्या होता है कि धीरे धीरे कैसे परिवार बने टूटे, इसमें ये भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विलेज सिस्टम है कि जिनके बारे में ये ट्रेस करते हैं कि कैसे जाति प्रथा जो गांव में थी उसको कितना बेनिफिट अंग्रेज के इन योजनाओं से हुआ, कॉलोनियल रूल से हुआ, उसको ट्रेस करते हैं। और फिर वो जब आगे जाते हैं तो ये भी ट्रेस करते हैं कि कैसे गांव में दो अगड़ी जातियां, भूमियार ब्राह्मण और राजपूत, बन जाते हैं सिपाही, सैनिक एंड वैलरस जमींदार जो अपनी प्रिंसिपैलिटीज को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें एक मुझे जिस बात ने बहुत आकर्षित किया, एक किरदार है जहूर मियां, जिनके थ्रू ये बताते हैं जिस साझी संस्कृति की हम लोग बात करते रहे हैं और सचमुच में वो संस्कृति थी, इससे अब इनकार करने लगे हैं कि वो पूरी एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में हमने ऊपर से थोपी हुई संस्कृति थी, वो रियल नहीं थी, हमारे देश की नहीं थी, कहीं बाहर से लाकर उसे हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था। उसके खिलाफ
ये बहुत सहज भाषा में गांव के किरदारों के सहमेल की बात करते हैं, जिनमें एक ज़हूर मियाँ हैं जो किस तरह से इनके यहाँ बस जाते हैं, गायों की देखभाल करते हैं और परिवार के ही किस्से कहानियां सुनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को, जो परिवार के बच्चे, उनको किस्से कहानियां सुनाते हैं और बच्चे उन स्मृतियों को लेकर जब बड़े होते हैं, समाज में आगे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने एक ऐसा यथार्थ खुद भोगा है, ऐसा जीवन जिया है जहाँ पर एक बहुत साझी संस्कृति की विरासत रही हो, तब आपको बहुत अटपटापन लगने लगता है कि जब आप अचानक बड़े होते हैं या 21वीं सदी में आते हैं और देखते हैं कि नहीं, ये समाज तो मेरा नहीं था। तो उस तरह से एक फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट गया व्यक्ति, उसकी भी आवाज़, एक दबी हुई आवाज़ के रूप में लोरा ही नहीं बोलती, दादी भी अपने आख्यान में बोलती रहती है कि कैसे वो ज़माना था तो क्या था, और वो शायद इतना बोल नहीं पाती है, लिखती ज़रूर है, पर उसको महसूस करती है उन किरदारों को। और लोरा भी उसी बात को याद करती है कि कैसे जब हम एक अच्छे से, सुंदर से, सुदृढ़ से परिवार में रहते थे तो सब कुछ इतना प्रेम था, मोहब्बत थी, लड़ाई झगड़े थे, सब कुछ था। इसके बावजूद हमारे साथ एक स्थायित्व था, एक जो जिन सांस्कृतिक मूल्यों की हम बात करते हैं, वो सांस्कृतिक मूल्य जमीन से उपजे थे, उनको किसी ने थोपा नहीं था। हम सहज भाव से पड़ोसी से बात करते थे, हम ये हिंदू मुसलमान नहीं सोचते थे, हम जाति प्रथा के बारे में नहीं सोचते थे। खास तौर से अगड़ी जाति भी हो सकता है रोटी का संबंध नहीं रखती थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सहमेल था, सुख दुख के साथी हुआ करते थे। मुझे इस उपन्यास में ये बात बहुत अपीलिंग लगी कि किस तरह से उन्होंने इस बात को कहा है। तीसरा जो शिल्प मैं कहूँगी कि लोरा का आख्यान है, दादी का है, और तीसरा जिसके बारे में प्रवीण ने बताया कि कई बार लेखक स्वयं प्रवेश करता है और बहुत सुंदर सुंदर ढंग से कुछ सूक्ति वाक्य, जैसे जैसे एक वाक्य इन्होंने पढ़ के सुनाया, ऐसे कई सारे वाक्य हैं, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे उस तरह के वाक्य बोलता है, क्योंकि वो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के मूड में है। वो बार बार अपने आप को, अपना आत्मनिरीक्षण करके ये जानना चाह रहा है कि कैसे, क्या किसी किरदार के जीवन में आने से परिवार टूटते हैं या कुछ घटनाएं, दुख भरी घटनाएं होती हैं। एक अहम किरदार जो मारा जाता है अरुणाचल में, और उसको पढ़ के भी बहुत दिल दहलाने वाली बात एकदम से आज रेजोनेट करने लगी। नॉर्थ ईस्ट की बात उसमें थी, तो एकदम से वो टच कर गई बात, और उसमें लगा कि कैसे अरुणाचल में एक बहुत नागालैंड एक बहुत ऊंचे तबके का अफसर, सेना का अफसर मर जाता है, और कैसे उसकी मौत के बाद बाबा और दादी और लोरा की जिंदगी में भी परिवर्तन आते हैं। बाद में कैसे वो घर, तो माधोपुर का घर दरअसल एक मेटाफर है, वो ऐसा मेटाफर है जो घर हमारी स्मृतियों में था, जिसमें हम बड़े हुए, लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं तो वो बस स्मृतियों का घर रह जाता है, और हम चाहते हैं कि हम उसे उसी तरह से देखें। और हमें अनेक बार बड़ी निराशा होती है जब हम उस वाले घर को, जो इमेजिन्ड घर है, हमारे बचपन की स्मृतियों वाला घर है, उसमें जब हम दोबारा लौट कर जाते हैं तो हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बड़ी निराशा होती है, क्योंकि कभी भी वो उस पुराने फॉर्म में होता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें भी हैं, और किस तरह से बच्चे शहर में आ जाते हैं। इसमें राजनीति की बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ट्रेस किया है 1857 के बाद जो जिस तरह से देश बदला, और उसके बाद फर्दर जब आज़ादी आई उसके बाद किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए। इसमें इमरजेंसी की भी बात है कि किस तरह से छात्र लोग बेवजह उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद स्थितियां इतनी खौफनाक नहीं थीं कि वो उनके अंदर की आशा मर गई। जितने छात्र उस दौर में भी गए जेल, वो बाद में निकलकर कुछ न कुछ बने,
और उन्होंने ज़रूर सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसके और चलते चले गए और अपने जीवन को बनाते चले गए। अंत में दो तीन एक जो बहुत रोचक वाकया याद आ रहा है कि जब जमींदारी प्रथा की ये बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा सुंदर है कि धोती सुखाने का एक एपिसोड है उसमें, और वो बहुत मजे का एपिसोड है। तो ये किंवदंती थी कि बाबा की धोती थी जो वो आकाश में सूखती थी धोती। तो उसमें मतलब जाहिर है एज अ पाठक थोड़ा सा कौतूहल हुआ कि आकाश में धोती कैसे सूखेगी। तो उसका बयान बड़ा खूबसूरत है। वो जो उनके घर का हेल्पर था वो लेकर जाता है धोती को और उसे धोकर हवा में उछाल देता है और हवा में वो टंगी रहती है। ऐसी किंवदंती थी और वो आंख बंद करके इंतजार करता। फिर शाम होती है तो वो कहता है धोती सूख गई, अब प्लीज आ जाओ नीचे, इस तरह की बात वो करता है और धोती वाकई आके उनकी गोद में गिर जाती है। तो जमींदारी प्रथा के दौर में भी किस तरह की किंवदंतियां थी। जो आपका पेट्रन था, जमींदार था, वो किस तरह से अपने इर्द गिर्द एक हेलो रचता था और रचते हुए अपने परिवार को तो चलाता ही था, लेकिन साथ साथ जब दूसरे तरह का पूंजीवाद जब शुरू होता है और सारी चीजें खत्म करके अंग्रेज जा चुके हैं, तब उस पूंजीवाद के आने से किस तरह भरभरा कर न सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाएं टूट रही हैं और बड़ी खलबली है, बल्कि परिवार, जैसा प्रवीण ने कहा, परिवार बहुत ही बुरे ढंग से टूटते हैं और लोग सोचते हैं शहर जाना ही एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि होगी, हम वहाँ जाके अपनी नई दुनिया बसाएंगे और बिल्कुल संपन्न हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे जो गांव का वातावरण है वो ख़त्म होता चला जाता है और शहर जाकर कुछ लोग बस जाते हैं, लेकिन जो मानवीय संबंध हैं वो कैसे टूटें। इसीलिए उपन्यास अंत में इस बात को लेके बहुत पर्टर्ब, बहुत दुखी होके, भले ही कोई ड्रामेटिक अंदाज में ये बात नहीं कहता है, लेकिन बहुत प्यार से वो कहता है, जब लोरा की आंखों से देखा जाता है कि अरे मतलब कौन इंतजार करता होगा, लोरा का भी जो गांव में छूट जाती है, माधोपुर में छूट जाती है, उसका हश्र भी कुछ अच्छा नहीं होता। और शहर जो चले आए हैं वो ज़रूर, दादी चली आई है, वो कुछ लिख रही है, पढ़ रही है, अपने आप को एंगेज करने की पूरी कोशिश कर रही है, उसके बच्चे उसे पलकों पे बिठाए रखते हैं, वो सारी बातें ज़रूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो कसक है, वो एक जीवन की जो सुंदरता थी, वो एक सहजता थी, सुंदरता और एक ऐश्वर्य था, उस जीवन में ऐश्वर्य था, वो भरा पूरा जीवन था, वो पूरी तरह से समाप्त होता है। और बहुत रीता महसूस करके अंत में कथावाचक, जिसमें 3-4 लोग हैं, लेखक खुद भी है, इस बात को ये नॉस्टैल्जिया की तरह नहीं महसूस करता है, एक बहुत रिक्तता की तरह महसूस करता है और यहीं पर उपन्यास खत्म हो जाता है। तो आत्मकथ्यात्मक भी, जो मैं शिल्प की बात कर रही थी, उस शैली में कई बार आत्मकथ्यात्मक बिंदु भी आपको मिलेंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि ये इनकी कहानी है। कई बार उस आत्मकथ्यात्मकता में इतनी ताकत है कि लगता था कि ये मेरी ही गांव की कहानी है या मेरे ही छूट गए घर की कहानी है। ये इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैंने बहुत धन्यवाद दिया। बधाई। जितना कि कोई बस का टिकट खरीदता है या ट्रेन का इंतजार करता है, उतना ही भौतिक है मेरे लिए स्मृति। आपके वक्तव्य से ये बात बहुत खुलकर आई कि जीवन, जीव और प्रकृति, इसके साहचर्य में एक जिंदगी चल रही थी और ठीक इसी के बीच में औपनिवेशिकता आती है, वो अपने साथ मॉडर्निटी के कई टूल्स लेके इकट्ठे आती है। उसने क्या किया उसकी भी कथा है, माधोपुर का घर। मित्रों, मैंने शुरू में ही कहा था कि हिंदी का माथा है अनामिका जी। उनको बुलाने से पहले
दो कविताएं हैं जिसको पढ़कर हम लोग पढ़े हुए हैं। मैं दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतनी खुलती गई। या फिर कहीं के नहीं रहते औरत, नाखून और बाल। तो हिंदी की वो माथा जिस पे हमें गर्व है, वो मैं आमंत्रित करता हूँ अनामिका जी को, कृपया आएं और माधोपुर के घर पर थोड़ा विस्तार से बोले। उसकी स्मृतियों की पताका उतनी ही पीछे घूम कर देखती। हम जब बचपन में भूतों की कहानी सुना करते थे तो एक पद आता था कि भूत खैनी छूना मांगते हैं और खैनी छूना मांग कर कहते हैं भूरताक भूरताक। ये जो पूरा नॉस्टैल्जिया है, एक समय में उसकी आलोचना हुई थी कि ये अतीत गायन है, लेकिन अफ्रीकी साहित्य और पूरे के पूरे उत्तर औपनिवेशिक प्रयाण के बाद एशियाई साहित्य में भी री मेमोरी के रूप में ये अलग तरह से सिर उठाकर खड़ा हुआ। मेमोरी जेनेटिक हो, इवोल्यूशनरी हो, रेशियल हो, अपने भीतर देखने का दो तरह से शुरू हो सकता है। एक तो सिल्विया प्लाथ की तरह से, जो वो कहती हैं, डैडी, I've had to kill you. You died before I had time. जैविक पिता को हिटलर से, जो अपने को डैडी कहलवाता था, एकाकार करके सिल्विया प्लैथ पितृहंता भाव को एक बड़े रूपक की तरह प्रतिष्ठित करती है। सर्वोच्छेदन का जो पूरा एक प्रकरण चला कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो पीछे का सब उखाड़ फेंकना है, ये इसी के तहत चला। लेकिन मॉडर्निस्ट मूवमेंट में जो एक तरह का भूकंप था, जिसमें सब तरह के कला माध्यमों के शिल्प भरभरा कर गिर गए, आर्किटेक्चर से मीनारें, गुंबद, कथा साहित्य से यूनिलिनियर कथाएं, कविताओं से छंद, पेंटिंग से लैंडस्केप, म्यूजिक से जैज जैसा सिंकॉप्शन, वहां भी डिसरिथमिया। ये जो लय का टूटना है, यह जो स्ट्रक्चर का टूटना है, ये चाहे कला माध्यमों में हो या सामाजिक धरातल पर हो, इनमें एक तरह की एक सूत्रता होती है। ये जो माधोपुर का घर है, इसकी नींव में बेसिक नींव जो है वो इसी पैराडाइम, इसी प्रमेय पर आधारित है कि मैक्रो का माइक्रो से, पर्सनल का पॉलिटिकल से, सड़क की घटनाओं से और बाहरी आंदोलनों का से, घर भीतरी आंदोलनों का जो रिश्ता है, पारिवारिक विघटन का जो रिश्ता है, ऊहापोह का जो रिश्ता है, वो नाभि नाल वाला है। बहुत बचपन में हम सब ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में या सूफियों के बारे में भी ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेज जो थे
वो गंगा उस पार किसी को कोड़ा मार रहे थे और पीठ पर रामकृष्ण परमहंस के वो कोड़े की छाप आ गई थी। ऐसा ही होता है। जिन हमारे वंदना हमारे इतिहासकार खुद भी हैं, मुझे लगता है त्रिपुरारी ने भी इतिहास ही पढ़ा है। इतिहास के जो बड़े मोड़ आए बाहर के जीवन में, सेटलमेंट वाला, फिर 1857, फिर स्वाधीनता संग्राम, उसके बाद मंडल का मतलब मंडल का मंडल, भूमंडल, ये जो बहुत अलग तरह के फेज एक ही तरह का प्रत्यय लगाकर सामने जिस तरह की गतिविधियां और जिस तरह के भूकंप प्रस्तावित करते रहे, उसके समानांतर घर में क्या हो रहा है। इन्होंने एक नैरेटर की चर्चा की प्रवीण ने, दूसरे नैरेटर का संकेत किया वंदना ने, लेकिन आप सोचें कि दोनों के आपसी संबंध भला कैसे हैं। ये जो घरेलू पालतू जानवर है वो साक्षी है। वो एक तरह से युधिष्ठिर का कुत्ता है जो काल खुद है। युधिष्ठिर का जो कुत्ता उनको ले जाता है हिमालय तक, वो काल है, वो भैरव है, वो काल है जो उनको ले जाता है। यही काल है जो आपके पीछे हमेशा रहता है। दुनिया में कोई साथ छोड़ दे, काल पीछे नहीं लगना छोड़ता, और इसीलिए इसका साक्ष्य महत्वपूर्ण है। कार्लोस विलियम कार्लोस ने ब्लैकबर्ड की तरफ से, टेड ह्यूज ने कौवे की तरफ से, केदारनाथ सिंह ने बाघ की तरफ से कविता में जो आख्यान चुने वो बाहर की दुनिया की ओर जाते थे, लेकिन घर में जो रहता है एक औरत और एक कुत्ता, उसका साक्ष्य अप्रतिम है। वो औरत जो मैंने अभी पहले स्थापना दी कि बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, अंदर की दुनिया में, परिवार में और आत्मा में, उसके बीच एक सूत्रता है, एक इंटरकनेक्टेड वेब है। ये दोनों, ये पूरी दुनिया ही एक इंटरकनेक्टेड वेब है। तो उधर जो हो रहा है सो इधर हो रहा है। ये जो दादी है जिनकी डायरी का साक्ष्य लेके वो श्वान कहानी सुनाता है, कश्मकश की कथा सुनाता है वो बहुत सारी, बहिर्जगत से अंतर जगत की ओर प्रयाण करती हैं ये कथाएं, लेकिन अंतर जगत में ही रम के रहती हैं, ये बात ध्यान देने की है। और ये जो स्त्री है वो जब तक इसके बच्चे छोटे हैं, तिरहुतिया एक औरत जिसकी शादी के समय से ही बखेड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बारात में ही हंगामा हो जाता है। बारात, और जैसे तिरहुत की स्त्रियां उस समय होती थी, कोहबर में ढिबरी के प्रकाश में थोड़ा सा चेहरा भखरा सिंदूर और काजल से पुता हुआ थोड़ा सा एक झलक पति की मिलती थी। और वो पति अगर किसी कारण रूठ गया या उसको अपने पिता से किसी तरह का रूसा फूली का रिश्ता है, तो वो जो आने वाली एक है उस पे वो किस तरह ट्रांसफर करेगा वो गुस्सा, उसकी शपथ उसी दिन ले ली जाती थी जिस दिन सप्तपदी पढ़ी जाती थी कि अब मिल गया एक बॉक्सिंग बैग, पंचिंग बैग। तो वो जिस तरह से वो, और बहुत शिष्ट ढंग से, ये पढ़ा लिखा आदमी है, संवेदनशील आदमी है, मौन रहता है, अपने पूर्वजों की तरह मारपीट नहीं करता, इसमें एक शाइस्तगी है, लेकिन वो किसी भी निर्णय में अपनी पत्नी को सहभागी नहीं बनाता। वो चाहे लोरा को लाने का निर्णय हो, चाहे जीवन के अलग अलग मोड़ों पे निर्णय हो, वो फॉर ग्रांटेड लेता। और ये जो लड़की है ये महादेवी वर्मा के युग की है। इसने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, इसने किताबें पढ़ ली हैं, इसकी आंख खुल गई। अगर शिक्षा आंख है तो उसकी आंखें रोम रोम में खुल चुकी हैं, तो इसको दिखने लगा है
इसको दिखने लगा है वो जो नहीं दिखता था पहले, तो चुप्पी छा जाती थी, कुछ होता नहीं था। लेकिन इसका मुझे तो लगता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का पाठ स्त्रियों से ही सीखा था। चुप रह के कैसे प्रतिरोध किया जाता है, बिना बोले, एक दम साध के भी बिना रहकर कैसे प्रतिरोध किया जाता है। ये जब तक इसके बच्चे उजियाते नहीं है तब तक तो ये सविनय अवज्ञा की मुद्रा में रहती। मैं कह रही हूँ जो बाहर हो रहा है वो भीतर भी हो रहा है। इसकी भाषा के भी अलग अलग मोड़ हैं जो देश के अलग अलग मोड़ों की तरह है। सविनय अवज्ञा, उसके बाद जियो और जीना, तो फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, एकदम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद फिर जियो, मतलब जयप्रकाश आंदोलन की का भी जिक्र होता है उसमें। जो चौथा, एक जहूर मियां के अलावा जो तीसरे भाई हैं उनका भी कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, और पिता से उनके संबंधों का ग्राफांकन भी बहुत सूक्ष्म हुआ है। जयप्रकाश आंदोलन के समय मुसहरी ब्लॉक में उन्होंने जो भाषण दिया था जयप्रकाश बाबू ने, मेरे भाई ने आगे मुझे बताया था कि तुलसीदास को कैसे ट्रांसप्लांट कर दिया उस व्यक्ति ने। तुलसीदास की एक भक्ति की पंक्ति उठाई और उसको उसका राजनीतिक नई जमीन पे कैसे उसका ट्रांसप्लांटेशन करके उसकी अर्थव्याप्ति कैसे बढ़ा दी। ये होता है इंटरटेक्सुअल डायलॉग। उन्होंने कहा अब लो नसानी अब न नसई हो। तो ये जो स्त्री है इसके भीतर ऊर्ध्वबाहु एक संकल्प जगता है, अब लो नसानी अब न नसई हो। कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं, लेकिन साम दाम दंड भेद बस इतना कि हम जो इतना प्यार कर सकते थे तुमको, हम प्यार नहीं करेंगे, हम अपनी धुन में रहेंगे, हम अपने भीतर चले जाएंगे। क्योंकि हम महादेवी वर्मा की किताबें पढ़ के, और उस समय जो ग्रामोफोन पर बहुत सारी जैसे गौहर जान वगैरह का गाना सुन के, साइलेंट मूवीज देख के बड़े हुए हैं, या उनके बारे में चर्चाएं सुन के बड़े हुए हैं, कैलेंडर पे हमने नई छवियां देखी हैं, हमें चेतना का विकास हो रहा है। तो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तुमको हम बहुत एक मजेदार बात, जो लोग बिहार के लिए उनको पता है, रूठ जाने को बिहार में रूस जाना कहते हैं। और मुझे बहुत मतलब इसका बहुत अच्छा है। रूस किताबों की ही सुरंग है जिसके चलते, जिसमें घुसती हुई लड़कियां, औरतें, नवशिक्षित स्त्रियां एक यूटोपिया में चली जाती हैं। रूस ही चली जाती है, रशिया चली जाती है, वो एक यूटोपिया में चली जाती है। किताबों की सुरंग से, अपने इमीडिएट से वो प्रयाण कर जाती है। ट्रांस पर्सनालिटीज मनोविज्ञान 3 तरह की पर्सनालिटीज की बात कहता है। एक तो ये पर्सनालिटी जो विकसित ही नहीं हुई बेचारी, बी पर्सनालिटी जो हुई लेकिन विकृत हो गई, और ट्रांस पर्सनालिटी जैसे स्वयं महादेवी वर्मा थी, पटाक उठ गए, छोड़ दिया हमने सब, रहो तुम, हम यहाँ हैं। तो ये जो था ट्रांसेंड करने का तेवर, इसकी भी बहुत अच्छी विवेचना है। और एक रूठी हुई मानिनी नायिका जो मन ही मन रूस चली गई, रूस गई, उसको मनाने का किसी को नहीं सोचता, जबकि उसका नायक धीरोदात्त नायक है। ये जो बाबूजी हैं, ये दादा लोरा के बाबा हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनमें कोई बुरी आदत नहीं। वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र में जितना उद्योगी कोई हो सकता है बेचारे हैं, गन्ना का करते हैं एक्सपेरिमेंट, गाय का भी, डेयरी वेरी का भी करते रहते हैं। ग्रैंड फेलियर्स से भरा हुआ है उनका जीवन, और ग्रैंड फेलियर्स उसी का होता है जो ग्रैंड हो, उसमें एक तरह का ग्रैंडियर है। तो उसके बावजूद, और गांव के हर व्यक्ति से, चाहे वो मल्लाह हो, जिनके बारे में बड़ी अच्छी टिप्पणी इन्होंने दी है, कहीं कहीं सोशियोलॉजिकल बड़े अच्छे, नीलहा कोठी के समय के
जो सबॉल्टर्न समाज है उसके बारे में त्रिपुरारी जी ने बहुत ऑब्जर्वेशन दिए हैं। मल्लाह जो है वो कहते हैं कि क्यों वो आखिर मछली खा के मल्लाह किसी तरह पुष्ट हो जाते हैं और गाय का बचा हुआ दूध पी के ग्वाले किसी तरह पुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो इधर उधर है ही, लेकिन बावजूद इसके इस नैरेटिव की ताकत ये है कि एक अच्छा मतलब दो लोगों में दाम्पत्य में एक अजब चीज है। दाम्पत्य जो है वो खास करती भुतिया दाम्पत्य 9 रसों का समाहार है। मतलब श्रृंगार से भले ही यात्रा शुरू होती होगी, लेकिन वो रौद्र विभत्स वगैरह होते होते अंत में करुण में विलीन हो जाती है। 9 रस हो जाते हैं मतलब सभी रस, सब रस। तो इसका इतना सुंदर आभास एक बच्चा देख रहा है, कुत्ता ही नहीं देख रहा। एक बच्चे को कितना तनाव होता है उस कश्मकश में, जो बच्चा तर्पण, एक तरह से देखिए तो ये तर्पण है, माँ का भी तर्पण है, पिता का भी तर्पण है। एक बच्चा जो देख रहा है कि ना मेरे माँ में कोई ऐसा दोष है। इनकम्पैटिबिलिटी एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें किसी का दोष नहीं होता। हर दो मेटल का अलॉय नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता, इसमें किसका दोष कहें, नहीं है दोष किसी का। लेकिन ट्रेजेडी तो ये है। और बच्चा इस कश्मकश में अंत में जो पिता की स्मृति जाती है वो कहते हैं जानते हो बेटा तुम्हारी माँ शायद मुझे जहर दे रही थी, तो पका जाता है। एक ऐसा बच्चा जो असमंजस की स्थिति देख चुका है और जीव दया तक जिसका चित्त विस्तार हो चुका है, वो एक तरह से तर्पण करता। हावर्ड्स एंड, एक ही बात कह के मैं अपनी बात अब खत्म करना चाहूंगी। हावर्ड्स एंड एक किताब है पीएम फॉर्स्टर की, उसमें भी इसी तरह युग संधि पर खड़े हुए एक घर की कहानी, उस पर फिल्म भी बनी। वहां लेकिन एक घर है और 2-3 तरह के लोग हैं। एक मेटेरियलिस्टिक परिवार है, एक थोड़ा सा आइडियलिस्टिक परिवार है, और एक परिवार है जो कि अब उसका विलीन ही हो जाना है। उसको वो क्लर्क है जो दिन भर किताबें पढ़ता रहता है क्योंकि उसको लगता है कि किताब पढ़ के हम कहीं पहुंच जाएंगे। और एक वेश्या है बेचारी जो मजबूरी में वेश्या बनी है, उससे वो विवाह करता है और अंत में वो दोनों तो तबाह हो जाते हैं, लेकिन 2 तरह के बाद साथ हो जाते हैं। मुझे लगता है युग संधि पे लिखी हुई ऐसी कहानियां एक घर से अगर 2-3 घरों के संबंध विनिमय पर आती हैं, मतलब अगर और विस्तार पाती हैं, तो एक अलग तरह का मॉरल इंक्वायरी, उपन्यास क्या होता है, एक तरह की मॉरल इंक्वायरी होती। तो मॉरल इंक्वायरी के लिए 2-3 अगर पट होंगे ना, और उनके अंतर वैयक्तिक संबंधों पे और अधिक प्रकाश होगा, तो ये फिल्म स्टडीज के अनूठे व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि अगली किताब में ये भी हो जाएगा। दुनिया में एक ही रस है, करुणा। और करुणा इंसान बने रहने की पहली और आखिरी शर्त है। करुणा से आपने देखने की कोशिश की इस उपन्यास को। और ये चश्मा बहुत बूढ़े हो चुके एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी। तो अक्सर क्लास में एक बात कहते थे कि आगे और ज्ञानेंद्र को पढ़ो तो लगता है कि फिलॉसफी के आगे दर्शन क्या है, बहुत छोटी। फिलॉसफी के आगे जीवन क्या है, बहुत छोटी सी चीज, पिद्दी सी। लेकिन अगर तुलसीदास और प्रेमचंद को पढ़ो तो लगता है कि जिंदगी के आगे फिलॉसफी क्या है, बहुत छोटी चीज। आज सच में इस उपन्यास में जीवन है। कई बार दर्शन से शुरू हुआ उपन्यास एक ऐसे अंतरिक्ष में चला जाता है जहां से आवाज वापस नहीं आती। ये अंतरिक्ष का उपन्यास नहीं है, परिवारों का उपन्यास है। बहुत खूबसूरती से अनामिका जी ने अपनी बात रखी। मैं बस उनकी ही बात में जोड़ रहा था। एक चीज कहना भूल गया, इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका जी को मिला है।
दूसरा राउंड है सवाल जवाब का, लेकिन मैं मनोज सर से आग्रह करूँगा अगर बोलना चाहें तो। बिना पढ़े क्यों ऐसा बोलते? अच्छा, मुझे लगा कि उसी से मैं बोलिए। अभी तो किताब की है। ठीक है, चूंकि आप बहुत आप 2 शब्द। कुछ नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं संसद में भी बिना पढ़े बिल पे नहीं बोलता, और संसद में तो अब बोलने की परंपरा भी नहीं रही। तो मैं सिर्फ मैं बहुत दिनों से, मुझे किताब अभी मिली, जितना मैं अभी सुन पाया इस प्रवीण से लेकर के राग जी एंड अनामिका जी, मेरा सिर्फ मानना है कि शायद ये सिर्फ इनके घर की, इनके गांव की कहानी नहीं होगी। क्योंकि जब भी बात हो रही थी तो मैं भी अपने बाबा को ट्रेस कर रहा था, हमारे घर के। तो ये कमोबेश मैं समझता हूँ कि नवोदारवादी दौर के पूर्व की नॉस्टैल्जिया की भी कथा है। और अब तो दुनिया के कई मुल्कों में लोग नवोदारवाद के जो लक्षण दिख रहे हैं, व्यक्तिवाद की इंतहा के बाद लोगों को लगता है कि सामूहिकता में जिंदगी है। मैं ऐसी नहीं बात कर, व्यक्तिगत आज़ादी पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन सामूहिकता में ही शायद हम सबका भला है। मैं ज़हूर मियाँ वाला वो आपने जो जिक्र किया, तो मतलब ईदगाह, मैं समझता हूँ कि कितनी कहानियाँ पढ़ी होंगी उसके बाद, कितने उपन्यास पढ़े होंगे, लेकिन वो चिमटा आज तक हम सब के जहन से गया नहीं है। तो मैं तो त्रिपुरारी जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब अगली बातचीत जहाँ होगी मैं पढ़ के आऊँगा और मैं पैनल में बैठूंगा। शुक्रिया सर। धन्यवाद मनोज सर। कुछ सवाल जवाब होंगे साथियों। कोई सवाल अगर हो तो लेखक से आप लोग सीधे यही पूछ सकते हैं, माइक आप लोगों के सामने। दर्शकों से भी आग्रह करेंगे, लेकिन शुरुआत मैं ही करता हूँ त्रिपुरारी साहब आपकी तरफ। पहला सवाल ये है कि ये आत्मकथात्मक उपन्यास है, इसकी जगह आपने आत्मकथा लिखने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि उपन्यास का एक अपना स्वरूप भी होता है और इसमें बहुत सारी चीजें आत्मकथात्मक ढंग से जुड़ी हुई हैं। तो उपन्यास ही क्यों लिखा आपने? मतलब ज्यादा कठिन कार्य था उपन्यास लेकर, आत्मकथा क्यों नहीं लिखी? नहीं, ऐसा है कि ये न तो आत्मकथात्मक है और न ही आत्मकथा बनने की कोशिश करता है। पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, मैं लिखना चाहता था कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मैंने अनुभूत किया जीवन में और जिनके बारे में थोड़ा बहुत दार्शनिक तौर पर भी विश्लेषण करने की क्षमता हम अपने अंदर में पैदा कर पाए। तो आत्मकथात्मक लिखना तो खैर वो अलग बात रह गई। ये ज़रूर है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं और ख़ास करके कथा जब लिखते हैं तो उसमें भले ही सीधे तौर पर ना, लेकिन कहीं न कहीं छुपे रूप में आपकी आत्मकथा भी बुनी हुई रहती है। कोई भी लेखक, कोई भी व्यक्ति इस प्रवृत्ति से बच नहीं सकता है। कुछ दूर तक बच जाए, कुछ समय तक बच जाए, कुछ संदर्भ में बच जाए, वो अलग बात है, लेकिन अंततोगत्वा कहीं न कहीं वो आत्मकथात्मक छाप आपके लेखन में आएगा ही, चाहे वो साहित्य लेखन हो, कविता हो, जो भी हो। तो लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक अनासक्त भाव बरतना बहुत ज़रूरी होता है कथावाचन में। और मेरे ख्याल से यही अनासक्ति का भाव जो है वो कथावाचक की सबसे बुलंद आवाज़ होती है, क्योंकि तब आप अपनी कमज़ोरियों के गिरफ्त में नहीं आते। तो उस अनासक्त भाव को बरत पाने के लिए, उसी को अनवरत तौर पे खड़ा रखने के लिए मैंने इन सब चीज़ों का सहारा लिया
लोरा का और दादी की डायरी और ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, सिनेमा का आदमी रहा हूँ, तो सिनेमा में भी हमारे मित्र सुधीर गुप्ता जी बैठे हुए हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट हैं। अब सब किस्म का सिनेमा आप देखते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन वास्तव में कौन सा सिनेमा, कौन सा फिल्म आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है? मैं किसी इमोशनल एपिक की बात नहीं कर रहा हूँ या इमोशनल स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल में बात कर रहा हूँ। तो जैसे सिनेमा में वैसे ही साहित्य में यह निश्चित है कि उसी सृजन का एक अनवरत महत्व रह पाएगा जिसमें दास्तान और दस्तावेज दोनों साथ साथ है। दास्तान कोई भी तय कर सकता है, दास्तान कहानी आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जिसमें कहानी कथा वाचन की शक्ति हो, वो दास्तान लिख सकता है, बोल सकता है, कह सकता है। लेकिन एक पूरी जो बात है, अब उसके लिए अब उसको आप समग्रता में कहना चाहें या जिस तरीके से भी कहना चाहें, पूरी बात मुकम्मल तब तक नहीं हो पाती है जब तक कि आप दास्तान के साथ साथ एक दस्तावेज नहीं तैयार करते। और यही कारण है कि अच्छा सिनेमा भी आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि अपनी पूरी कहानी में एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करता है। देयर इज एन इनविजिबल इंटरवीविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री इन एवरी गुड सिनेमा, एनी गुड सिनेमा। आप वो फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की इतनी प्रसिद्ध फिल्म थी एपोकलिप्स नाउ। एपोकलिप्स नाउ देखिए, सीधे तो वियतनाम वार के बारे में उसने दिखाया नहीं, लेकिन एपोकलिप्स नाउ को देखने के बाद आपको अंदाज लगता है क्या हुआ था मानवीय संवेदना के स्तर पर वियतनाम वॉर के समय में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब मुझे ऐसा लगता है, हमेशा जी बैठी हैं, कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, हो सकता है और कुछ विचार होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दास्तान और दस्तावेज को साथ साथ रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी किस्म के सृजन कर। कोई और सवाल? माइक। टिप्पणी नहीं, सवाल केवल चाहिए, ये आग्रह है। हाँ, वहाँ पढ़ाई की हिस्टोरियोग्राफी में ऑब्जेक्टिव होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव की बात होती है। जैसे आपने दस्तावेज की बात की, तो किस दस्तावेज को चुने वो पॉइंट ऑफ व्यू पे निर्भर करता है। तो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ इस किताब के द्वारा, जो काफी कुछ मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग भी है, थोड़ा सा न्यूट्रल सवाल है। So what is your point of view? For example, when you're looking back at disintegration of family and you're wanting to be objective, जैसे कि आपने कहा कि आप बिल्कुल एक neutral tone या objective tone अपना रहे हैं, जो कि almost impossible है। I never said an objective tone. मैंने कहा अनासक्त भाव। अनासक्त is not the same as objective. Yeah, sorry. So maybe that's the translation. But let's look at detached tone. Fantastic. What's the point of view? There are very definitive points of view, some of which have been pointed out by Vandana herself in the whole story. I mean, what is Zahur Mia's story in this thing, and I think it has been very. And for somebody who wants to read between the lines, it's very apparent. बहुत सीधे तरीके से हमने उसमें कहने की कोशिश की है कि कितना सहज होता था या हो सकता था रिश्ता दो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में भी, जब ये जो फालतू की मध्यस्थता नहीं, समाज की जो फालतू की चीजें फालतू की मध्यस्थता नहीं करती थी, तो कितना सहज हो सकता है वो रिश्ता, जैसे कि एक बाप बेटे में हो सकता है, जैसे बाबा और ज़हूर मियां के बीच में। तो वो बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू है उसमें, तो दे आर वेरी डेफिनेट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तीसरा सवाल। मेरा नाम सुधीर,
फिल्म इंस्टीट्यूट से मैंने भी डायरेक्शन का कोर्स किया था और फरवरी ने रेफर किया था सिनेमा, तो उसके चलते एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ पीछे 30 साल से, और मैंने ये पाया कि मैं चाहे जिस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, चाहे जिसके बारे में भी फिल्म बनाऊँ, ये फिल्में सब मेरे ही बारे में हैं। मैं दर्शाता खुद ही को, मैं इतनी शायद हिम्मत भी नहीं कर सकता कि किसी और को दर्शाऊं। कोशिश जरूर करता हूँ, कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से। जी हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि माधोपुर का घर मैंने और मेरी पत्नी साधना, हम दोनों ने 2 दिन में पढ़ा है पीछे। त्रिपुरारी को 40 साल से जानता हूँ और अच्छी दोस्ती रही है, एक दूसरे की समझ रही है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें बेहतर जान गया, बेहतर जान गया। So he is called Trips. Trips के नाम से जाना है। आपस में उसको अब मैं जाना तुम्हें, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी है, न लोरा की है, न बाबा की है, न दादी की है, किसी की भी नहीं है, टीपू की है। एक ही नरेटर है इस कहानी का और एक ही व्यक्ति है जिसने इस पूरी चीज़ को रियलाइज किया है। वो चाहे जो डिवाइस पकड़े, चाहे जैसे भी, नहीं, लेखक ने भी इनकार किया, ये आत्मकथात्मक नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है सर, सवाल है तो बताइए। अगला सवाल नहीं, पीछे से। हाँ, प्रश्न। एक टिप्पणी की थी, मैडम ने नाम लिया था मैजिक रियलिज्म का, तो सर से एक सवाल यही है कि जो राइटिंग स्टाइल है किताब का, उसमें क्या कोई जॉनर या कोई टिपिकल सेट ऑफ थॉट प्रोसेस या स्टाइल यूज किया गया है उसमें? कॉन्शियसली कुछ नहीं। हाँ, पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। मेरे 2 सवाल आप लोगों से। एक तो अनामिका मैम से है कि डीकोलोनाइजेशन की थियरी इस समय बहुत तेजी से चल रही है। आप देख रहे हैं कि कई लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। क्या ये उपन्यास पढ़ते वक्त कुछ वैकल्पिक चीजें दिमाग में उभर रही थी या उनके प्रति अनुराग पैदा हो रहा था? वो सामंतवाद के प्रति अनुराग नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज डीकोलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आपसे ही पूछ सकता हूँ। डीकोलोनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा योगदान है, जैसे कोको कोला के प्रचार में के प्रतिपक्ष में पेप्सी का कहते थे, या पेप्सी के प्रतिपक्ष में, देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। पर्सनल हिस्ट्री में और इंटरपर्सनल बॉन्ड्स में भरसक एक सेक्रेट स्पेस अभी बचा हुआ है, एंड देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। इसीलिए चिट्ठी पत्री, मेमोआर, पर्सनल हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, एथनोग्राफी तक सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज की मान्यता पाते हैं, क्योंकि वो पीछे से जो और मतलब जिसको प्रायोजित इतिहास नहीं है, जो अंदर से उपजा है, स्मृतियों से उपजा है, उसको मान्यता दिलाने का बहुत बड़ा काम इसने किया। जहाँ तक फ्यूडलिज्म के विलय का सवाल या किसी भी इज्म के विलय का सवाल है, रेसिड्यूअल हमेशा, जैसे मैंने कहा कि रथ अगर आगे जाता है तो कुछ पीछे छूटता और हमेशा सब कुछ उखड़ नहीं जाता। सर्वोच्छेदन एक मिथ है। जो भी फ्यूडलिज्म भी तिरोहित हो गया, और दुनिया में सत्य हमेशा, सत्य की एक ताकत है कि वो बाइनरीज में प्रकट जरूर होता है, लेकिन उस दोनों बाइनरीज में एकात्मता होती है। तो और दुनिया में इसीलिए मतलब सत्य को समझना है तो रात और दिन और औरत और मर्द और फ्यूडलिज्म और फलाइज्म करना होगा, लेकिन दोनों के बीच जब आवाजाही होगी और दोनों में हायरार्की नहीं होगी। कोई भी चीज जो ऐसी दुनिया में, पापा कहते थे मेरे, फोटोग्राफर जानते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा चेहरा नहीं है बेटा
जो किसी न किसी एंगल से सुंदर ना हो, और इसका विलोम भी सत्य है। मतलब कि कोई चेहरा किसी को इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एंगल से कुरूप नहीं हो। तो यही हर तरह के इज्म के बारे में भी कहा जा सकता है कि हर फ्यूडलिज्म में जो ये एक पर्सनल टच वाला एलिमेंट था। मैं जब किसान आंदोलन हुआ तो यही सोच रही थी कि किसान इतना मशीनों के और बैठने से क्यों डरते हैं, किस लिए? इसलिए कि उनके कान नहीं होते। फ्यूडलिज्म में एक उसके साथ खासियत थी कि वो जिम्मेदारी लेता था। ज़हूर में यहाँ कहीं एक प्रसंग नहीं है, मल्हार जो वो एक मल्हार है उसका भी प्रसंग है, एक गोप है उसका भी प्रसंग है। किसी को अगर जरूरत है, क्राइसिस है, तो उसको पेट्रनेज देना और उसको अपना मानना। अपने बच्चे को भी तो गोद उठाते नहीं थे। प्रेम और घृणा का संघात होता था, जरूर होता था, सभी रिश्तों में होता था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सुनते नहीं थे। फरियाद का एलिमेंट बाकी रहता था और पेट्रनेज का। यही किसानों को सबसे नागवार गुजरा होगा। अगर मशीनें बैठ गई तो फिर फरियाद नहीं सुनेगी, वो कभी नहीं सुनेगी, मशीन खुद बना देगी। मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों की सर्वोच्छेदन के खिलाफ एक मुहिम जो छिड़ी है, उसके हिसाब से भी ये किताब पढ़ी जा सकती है। और जाते हुए में जैसे हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्यार करने लायक होता है, वैसे हर गए जमाने में भी कुछ न कुछ याद करने लायक रहता है। इसी दृष्टि के साथ ही उपन्यास। बहुत सुंदर जवाब, शुक्रिया। सीनियर थे, वो कहते थे कि उत्तर आधुनिकता जो है वो चीजों को संबंधों में नहीं वर्चस्व में देखती है, इसीलिए हमारा विरोध है। तो आज के दौर में जबकि विमर्श चल रहे हैं, तो प्यारी जी का जो ये उपन्यास है, ये आप देखेंगे कि विमर्श नहीं है, जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में करुणा और मनुष्यता के एक चक्र में है। ये खतरा नहीं है आज के दौर में इस तरह का उपन्यास लिखने का, जहाँ विमर्शों का विलोप है और जो समाज है वो अटूट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ये ना समझें कि समाज में यथार्थ है ही नहीं। मतलब विमर्शों के कंटेंट में बोल। आप कह रहे हैं कि विमर्श नहीं। मैं तो मानती हूँ आज सबसे बड़ा विमर्श जिसकी जरूरत है, मानवता का विमर्श, इस किताब में बखूबी दर्शाया गया है। और एक बात जो बार बार उभर के आ रही थी, जो इनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरह के स्टीरियोटिपिकल विमर्श की आप बात कह रहे हैं, वैसे अस्मितावादी विमर्श की गुहार ये उपन्यास नहीं लगाता है, लेकिन इसमें खतरा नहीं है, क्योंकि ये उपन्यास गुहार लगाता है मानवता के पक्ष में। इसीलिए अपना एक नया स्टेटस रचता है, एक नया विमर्श ये खुद रचता है। इसको किसी दूसरे स्थापित विमर्श के ढांचे को अपनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो बार बार होता है कि उन्होंने भी पूछा तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं ही जवाब दे दूं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये उपन्यास क्या मैसेज देता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये उपन्यास क्या मैसेज देता है? बिल्कुल जाहिर सा, बिल्कुल क्लीन सा, बिल्कुल लेखक का एक जो बिलीफ है उसके पक्ष में वो देता है। जब वो एक ऐसे समाज के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में मैंने पहले भी इशारा किया था, और मुझे वही बात सबसे अच्छी लगती है इस उपन्यास की कि वो एक ऐसे समाज के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर आपको बताना नहीं पड़ता था कि आपका नेबर जो है वो हिंदू है कि मुसलमान है या किस जाति का। इसमें एक बहुत अच्छा एक दुनिया है जो रुई धुन रहा है और उसको मार रहे हैं जब, तो वो कहते हैं कि इतना कहती है कि इतना नहीं मारो कि मुसलमान पूजना पड़े। ये बात एक लोकोक्ति की तरह कही गई है, लेकिन इसके कितने गहरे मायने हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि रोटी बेटी का संबंध नहीं है, वो अदर है मुसलमान, लेकिन उसकी स्वीकृति जो है आपके जीवन के जो मोस्ट आत्मीय पक्ष होते हैं, मोस्ट रियल पक्ष होते हैं, उसमें तो
वो जो ये खड़े होते हैं उस पक्षधरता के लिए, यही इनका विमर्श है। मुझे ऐसा लगता है इस उपन्यास में, मैंने ये टेक अवे है मेरा कि जिस सहज सरल समाज की संरचना थी, जिसे आज हम टोटली छिन्न भिन्न देखते हैं, वही रियल समाज था। और उसमें हमें किसी को थोपना या बताना नहीं पड़ता था कि तुम्हारी अस्मिता ये है, जागो, तुम्हारी अस्मिता ये है, तुम जागो। जरूरत नहीं थी, वो बहुत सहजता से चल रहा था। हाँ, दूसरी बात, एक जो अनामिका जी ने कही, वो स्त्रियों की बात थी। ये बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि स्त्रियां बोलती नहीं थीं और इस उपन्यास में भी बोला नहीं जाता था। लेकिन उस दौर में जो महादेवी के दौर की बात कही है, मौन ही उनका अचूक प्रतिरोध का हथियार था, जिसको प्रकट करने से, उस प्रतिरोध को जीने से कोई किसी को रोक नहीं पाता था। और बाद में इन्होंने इस पे भी कमेंट्स किया है, जब आप पढ़ेंगे, कि कैसे जो ऊंची जातियां थी उनमें तिलक दहेज और इस तरह के विवरण मिलते थे। और आज समाज कितना बदल गया है। जब साइकिल की बात आती है कि साइकिल से लड़कियां, महिलाएं जा रही हैं, और फिर वो याद करते हैं कि अरे वो तो अगड़ी जाति की महिलाएं तो पर्दे में रहा करती थी, उनको कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। उस पे भी कमेंट्री है। बहुत शुक्रिया वंदना जी। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, कुछ सवाल और सवाल पीछे काफी है। सर पूछिए। जी मेरा नाम आशीष, कवि पत्रकार था, अब नहीं हूँ। पुस्तक पढ़ी नहीं है, इसलिए पुस्तक पर, कहानी पर सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, वो आज रात हो जाएगा। जब आप कोई भी पुस्तक उठाते हैं तो कई सारे हैं, इसलिए मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ। आप क्या कहते हैं, समय नहीं है, पीछे देखेंगे और आगे देखेंगे। तो जब आगे देखें तो एक छोटा सा पैराग्राफ विच इंट्रोड्यूसेस द ऑथर, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो उससे जो पढ़ने वाला होता है उसके मन में एक फ्रेमवर्क बनता है कि ये ऑथर कौन है। तो हम जब पढ़ते हैं तो पुरानी शर्ट हैं, स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े थे, फिर जेएनयू में पढ़े, IAS की नौकरी में थे, चीफ सेक्रेटरी थे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपका पूरा जब व्यक्तित्व तो सामने आता है तो एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा समय, आई डोंट नो अदरवाइज, मिस किया हुआ है उसको। वो सर समझ रहे हैं, वो एक 7 साल 6 साल का समय था जिससे कि आप वो फ्रेम में आते हैं। वो समय था, 3 शब्द मैं खोज रहा था यहाँ पर। वो 3 शब्द हैं, सैनिक, स्कूल, तिलैया। वो शब्द यहाँ नहीं है। उसका महत्व इसलिए है कि जनरल एडमिरल, सवाल यही है, मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ कि ये मिसिंग क्यों है। जनरल एडमिरल और एयर मार्शल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वहाँ से कोई प्रकाश झा बन जाता है, वहाँ से कोई चंद्रशेखर बन जाता है और सिवान में मारा जाता है। तो ये डिलीशन क्यों है सर? आत्मकथा है ही नहीं, ये तो डिक्लेयर कर चुके हैं। क्यों? तब तो 50 चीज के बारे में पूछ सकते हो तुम कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, चिलाना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि पहली पंक्ति सवाल दूसरे सर, यहाँ बैठे हुए बहुत कम समय है। प्रश्न और कोई और हम हैं, बस पूछिए। जैसा सुदीप ने कहा कि पिछले 2 दिन में हम लोगों ने बहुत ही इंटेंसली इस नॉवल को साथ साथ पढ़ा, तो मैं किसी संदेश समीक्षा वाले मोड में नहीं हूँ अभी। मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गए थे हम दोनों उस नॉवल में। तो मेरा एक वो पाठक वाला सवाल है, जब एक कहानी, क्योंकि वो जिंदगी नहीं है, तो उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते थे जाने के, उसके बहुत सारे अंत हो सकते थे, बहुत सारी शुरुआत हो सकती है। तो सब लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं, और मैंने जिस तरह से पढ़ा या हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा, उसमें वो दोनों कुत्तों की कहानी, लेडी और लॉरा की कहानी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट थी। इसलिए मतलब एक लेवल में ये कह सकती हूँ कि मुझे दादी पर बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। लेकिन एंड में एक सवाल आपसे, एक ऑथर की तरह, वो एंड में टीपू उसको लॉरा को लेके क्यों नहीं गया, अपना छोड़ के क्यों गया? ये तो कोई बात नहीं है ना, वो तो कोई मन में चोट रह जाए। पूरा उपन्यास मजबूरियों का उपन्यास है, सारी मजबूरियां ही तो हैं। घर का विकरण, घर का बिखराव, घर का टूटना, वो क्या जानबूझ के करता है? तो समय के द्वारा थोपी गई मजबूरियां होती हैं, उसी के प्रभाव पर, दैट इज द डिटर्मिनिस्टिक फोर्स। तो यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ। हाँ, बोलिए उषा जी। टिप्पणी नहीं करनी
अच्छी मनोविज्ञान की जानकारी रखते हैं, फिर बाकी उनका चरित्र का वर्णन आपने गढ़ा यहाँ। तो एक वाक्य कि इसमें जब मैं लोरा को लेके आया तो इसने जिस भाषा में बात की वो सबने सुनी, और क्या उसके बाद कोई सभ्य व व्यक्ति उससे बात नहीं कर सकता था। मतलब इतनी लंबी यात्रा, इतना विस्तृत और गर्म होने वाला परिवार, बेटे, उसके बाद भी एक वाक्य कि मुझे ऐसा थोड़ा सा पाठक को प्रश्न चिन्ह या मुझे या मेरे जैसी महिलाओं को। अनामिका जी ने तो पूरी बात कही ना कि इन्होंने फिल्म की बात की थी, मैं वो भी कहना चाह रही थी, फिर वो टिप्पणी हो जाती है। लेकिन आपको लगता है कि उस एक वाक्य से वो 5 साल का मौन उसका उत्तर मिल कथा में आप रोज जिसको फल वाले की दुकान पर देखते हैं उसकी दास्तान नहीं लिखते हैं, है ना। जब भी कोई दास्तान लिखते हैं तो उसमें कुछ अपनी पिक्यूलियरिटी तो होती होगी ना। तो वो इसलिए कह रही क्योंकि टीपू ने उस वक्त बहुत अच्छे से कह दिया जो उन्होंने उद्धृत किया इन्होंने। आज अगर लोरा ना होती तो उस संदर्भ को तो टीपू ने बहुत बहुत सटीक ढंग से इसको कह डाला, लेकिन इस संदर्भ में टीपू ने कुछ नहीं। तो इस संदर्भ में 5 साल का मौन वही तो है ना, वही तो एक बड़ा पिक्यूलियर किस्म का व्यक्तित्व है। हर आदमी के व्यक्तित्व की अपनी अपनी कुछ खासियत, खूबी, खामी सब होती है ना। तो कभी कभी होता है, बहुत सारे परिवारों में आप देखेंगे ऐसा तो नहीं है। वो उसी के रहते हैं। क्योंकि आपने महादेवी की औरत की बात की, इसलिए मेरे लिए वो प्रश्न रह जाता है, और जाहिर है इसकी वजह से आपकी अगली प्रतिक्रिया। बिल्कुल। तो प्रेमचंद की कहानी थी, बड़े मैं आपको बता दूं अनामिका जी, उषा जी हमारी सहकर्मी रही हुई हैं, दूरदर्शन की एडिशनल डीजी रही हुई हैं, और आप जरूर मिली होंगी दूरदर्शन के। कथा में एक सूत्र है, वो कहते हैं कि बड़े घर से आई है। ये एक खास तरह की गांठ तो इसी पूर्वाग्रह से पड़ जाती है, पता नहीं कौन से तेवर लेके ऊपर से वो पड़ भी जाती है। उसके बाद उसके 4 बच्चे सफल हो जाते, और बेचारी का एक बच्चा मर जाता है। इतने त्रास झेल के वो चुप न हो तो करे क्या। और ईच मैन किल्स द थिंग ही लव्स, ये ऑस्कर वाइल्ड की लाइन है कि आदमी जिसको प्यार करता है उसको कचोट मारता है। ये भी होता है, जिस पे हक समझता है उसको जीने नहीं देता। तो ये अति परिचय का दोष है। अरुचि अनादर हुए रहीम को याद करिए, अति परिचय के दोष से क्या है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट का बहुत अच्छा भाष्य है वो। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट कुछ नहीं, मल्या गिर की भीलनी चंदन देत जलाए। तो हम सब जो है ना वो भीलनियों के हाथ से जलता हुआ चंदन का काठ का वृक्ष, कौन लड़का कौन लड़की, जेंडर न्यूट्रल वो हो जाता है। फॉर ग्रांटेड जिसको भी आदमी देखता है उसको बहुत तंग करता है, उसको पंक्चर कर देता है। ये सब पूरी दुनिया का त्रास उसको दे देता है, क्योंकि वो सबको जवाब नहीं दे सकता। एक ही आदमी मिलता है जो उसी पे निकाल देता है, भड़ास निकाल देता है। ये होता है। ये ऑस्कर वाइल्ड बेचारे ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, लेकिन हम लोग सब पे ये लागू है। Each man kills the thing he loves. तुम इससे हम इसे मोहब्बत, हम इससे लड़ाई, अरे मार डाला। तो ये बात लंबी जाएगी, बाद में इस पे। और हिंदी भाषा का भी उसको भी माँ ही समझ के अगर रखा जाए तो हिंदी लिखने का जज्बा बना के रखा, ये भी एक तरह की बहुत मुझे लगता है कि बड़ी बात है। और हिंदी की प्रतिष्ठा उस समाज की प्रतिष्ठा है जिस वंचित विमर्श की बात अभी कह रही है वंदना। वंचितों की जो भाषा है, हमारे परिवेश की जो भाषा है,
जो आदमी अंग्रेजी लिख सकता है, बोल सकता है, वो अगर अपने परिवेश की भाषा में लिखता है तो इससे ये भी पता चलता है कि उसका संबोध्य कौन है, उसकी आंख कहाँ है, वो किस तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। मुझे लगता है ये एक क्रूशल एग्जिस्टेंशियल चॉइस है, जिसके लिए भी मैं इनको बधाई एक सवाल जी, पंकज शर्मा, समाचार फॉर मीडिया से हूँ। हालांकि मैंने अभी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसा सुना लोरा और दादी की वो कहानी, तो मैं एक उपन्यास जो आपने लिखा, कोई हम रचना करते हैं, एक दिमाग में विचार होता है, या पात्रों का जो आपने चयन किया, कालखंड का जो चयन किया, वो कहाँ से आपका विचार जन्मा, आपका जो आपने चयन किया इनका, मतलब कहाँ से प्रेरित हुआ, छोटा सा बीज जो अंकुरित हुआ होगा, और जो इस प्रोसेस में आपको कहाँ किस तरह का अनुभव रहा, उस बारे में थोड़ा बताओ। उपन्यास लिखने के दौरान तमाम तरह के नहीं, आपसे ये तो बहुत लंबी कहानी होगी, लेकिन बहुत संक्षेप में बताता हूँ। देखिए, आदमी अपने जीवन के उहापोह से तो रगड़ता गिरता रहता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कभी कभी आपको गहरा चिंतन करने पर मजबूर कर देती हैं। तो वैसे ही जैसे मैं मूलतः तो शहरी नागरिक हूँ, परवरिश शहरी परिवेश में हुआ, लेकिन गांव का आदमी, और बराबर जाता रहता हूँ, जाता रहा गांव। तो कुछ बहुत बड़े बड़े सवाल जिंदगी के बहुत छोटी छोटी चीजों से उठते हैं। तो गांव में मैंने देखा पिछले 40-50 वर्षों में एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है हम लोगों के गांव में। मैं नहीं कह रहा हूँ महाराष्ट्र के गांव में और कर्नाटक के गांव में, हमारे नॉर्थ इंडिया, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश के गांव में जो बहुत बड़ा बदलाव आया, वो बदलाव था कि आप जाने लगेंगे, गली से गुजरेंगे, गांव के रास्तों से गुजरेंगे, तो जो बहुत सारे घर आपको मिलेंगे जिसके बारे में आप तहकीकात करना चाहेंगे कि कौन रहता है यहाँ पे, तो पता चलेगा कि कोई नहीं रहता है। साल दर साल से कोई नहीं रहता, ताला लगा हुआ है, लोग हैं कहीं चले गए, है ना। तो वहां से उस प्रश्न की जो यात्रा शुरू होती है, उसमें बहुत बड़ी कहानी है, उसमें एक बहुत बड़ा समाज शास्त्र है, उसमें एक बहुत बड़ा संदर्भ है। और हमारे इकोनॉमिस्ट लोग, सोशियोलॉजिस्ट लोग माइग्रेशन पर इतना काम करते हैं, लेकिन माइग्रेशन को जब आप वस्तुस्थिति के धरातल पर उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके देखते हैं, उसको उसके छोटे छोटे रूपकों को अगर आप देखते हैं, तो आपको लगेगा कि माइग्रेशन की कितने आयाम हैं, कितने लोगों को कहाँ छोड़ देता है, कहाँ कितनी त्रासदी को जन्म देता है और कहाँ उल्लास को जन्म देता है। कोई छोड़ के आता है तो कुछ पाता है, और कोई छोड़ के आता है तो जो था उसको भी खो जाता है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं, इन्हीं से शुरुआत हुई, और बाकी तो रचना प्रक्रिया पर अब क्या बोलना। सर एक छोटा सा आपने माधोपुर का घर जो आपने शीर्षक दिया, थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, माधवपुर रूपक है, माधवपुर अपने आप में रूपक है, इट इज ए मेटाफॉर, और घर भी रूपक है। लेकिन घर में जो है, मैं एक अवधारणा की खोज करने की कोशिश करता हूँ, और माधवपुर रूपक के रूप में उस पे शोध, मतलब उसका अन्वेषण करता हूँ। तो माधवपुर कई सारे आपके इनके उनके सबके माधवपुर का वो एक सामूहिक रूपक है ना, इट्स ए मेटाफॉर। और घर की अवधारणा, घर क्या है, तो अगर आप इस किताब को गहनता से पढ़ के थोड़ा सा पीठ पीछे करके कुर्सी पर उलट करके सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये बात बहुत गहराई से महसूस होगी कि हम जिसको घर आम मायने में समझते हैं वो घर होता नहीं है। घर की अवधारणा जो है
वो मल्टी डायमेंशनल है और बहुत गहरी होती है, और उसकी पकड़ आम तौर पे आम आदमी को नहीं होती है। और बहुत सारा जो हम आजकल सोशल साइकोलॉजिकल डिसिपेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो देखते हैं, उसके पीछे भी मेरी मान्यता में यही एक बहुत बड़ा कारण है। पढ़ लिखने के बावजूद भी हम उस अवधारणा को पकड़ नहीं पाते। Is it stepping inside a door, going into a house, or is it something much more than that? What is that much more? वो वही अवधारणा के स्तर पे वो है। बहुत शुक्रिया सर आपका। विनोद कुमार शुक्ल ने भी कहा था, घर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना आने के लिए होता है। की लाइन है, home is where you start from. अच्छा, चश्मा लग जाने से जीडी खंडवा एंड रमेश सर और आपके समय में नहीं था, आपके छोड़ने के जस्ट बात है। जस्ट जिस साल आप निकले हैं ना 69 में, इनके 68 मुबारक हो। हाँ, सिग्नेचर करा के निकले हमारे हम घर आए, बुलाए नहीं लेकिन हम आए। बहुत अच्छा, बड़े भाई से तो कंप्लेंट करें, लेकिन मैं ऑलरेडी बुक मुबारक हो। भागना मत है, मैं पूरा टाइम में, वैसे भी मैं मोटा हूँ, भागना मुश्किल है। मेरे इवन माई साइज इज टफ। थैंक यू त्रिपुरारी भाई, बहुत उससे सब बात कर लेते हैं, उनको जिम्मेदारियाँ सौंपते हैं, पूरा संसार बन जाता है। ये जो उसका किसी चीज़ का उसमें प्रकाश डालना एक अच्छी पहचान है, सर रुकिए ना भाई। त्रिपुरारी सर, इस उपन्यास के बारे में क्या कहना है आपका? पाठक जो है किताब पकड़ के पढ़े उस युग में जब मोबाइल पे ही कोई काम नहीं है, या तो पाठक पढ़े या फिर मोबाइल पकड़े। लेकिन अगर पढ़ने की प्रवृत्ति और रुचि है पाठक, तो पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से बहुत कुछ है इस किताब में। अपने समय को, अपने इतिहास को जानना चाहिए, और खास करके कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपने जीवन में, मनुष्यों के जीवन से दूर जीवों के जीवन में रुचि हो, उसके लिए तो ये बहुमूल्य किताब है, बहुमूल्य किताब है। ये वंदना, ये अनिश सिंह, वंदना ANISH, वो अनीश।